नमस्कार। पॉलिटिकल गपशप विद डॉक्टर राकेश पाठक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जब ये एपिसोड हमें रिकॉर्ड करना था उसके ठीक पहले एक ऐसी खबर आई जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल भी ला दिया और दिल्ली के जो राजनीतिक पंडित हैं उनको भी संशय में डाल दिया है। भाजपा ने अचानक निर्णय लिया कि इस चुनाव में उसके केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य, लोकसभा के सदस्य भी चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और भी कई महत्वपूर्ण लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक विधानसभा का टिकट दिए जाने की घोषणा नहीं हुई है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तमाम सारे वीडियोस लगातार आ रहा है जिसमें जनता कह रही है कि शिवराज अब नहीं चाहिए, अब मामा नहीं चाहिए, मामा तो गयो करके एक बिल्कुल फ्रेज बन गया है जिस पर कांग्रेस भी बहुत जोर दे रही है। तो एक ये मान के चला जा रहा है कि शायद इस एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए जनता को यह संकेत दिया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। इस पर हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी। तो राकेश भाई हमारे साथ हैं। राकेश भाई स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे और आपके महाराज को जो टिकट नहीं मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, नंबर 1, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पक्का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह संदेश भाजपा के अंदर दिया जा रहा है। क्या यह संभव है? महाराज की बात करने से पहले अशोक जी हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी अभी नहीं आया है सूची में। 2 लिस्टें जारी हुई। जी 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 बिल्कुल। अभी तक 78 लोगों के नाम, यानी 78 सीटों के 39 घोषित हो चुके हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम भी अभी किसी सूची में नहीं आया है। महाराज का ना आना तो समझ में आता है कि वे केंद्र में मंत्री हैं। बाकी 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम कल की सूची में आ गए हैं, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम न होना विचारणीय है कि आखिर ऐसा क्या है कि शिवराज सिंह चौहान की सीट, उनकी विधानसभा की दावेदारी, इस पर तो कोई संशय हो नहीं सकता। अगर वे मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में बने या न बने, चुनाव परिणाम आए, बहुमत मिल जाए, तब भी पार्टी का अधिकार है वो मुख्यमंत्री न बनाए। लेकिन विधानसभा चुनाव भी न लड़ाया जाए अगर शिवराज सिंह चौहान को, तो ये चौंकाने वाली बात होगी। इसकी तुलना हम कमलनाथ से नहीं कर सकते। जैसे 2018 में कमलनाथ ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था जब चुनाव हुए थे, फिर उन्होंने अपने एक अभिन्न सहयोगी से इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा। तो 2 बातें हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अब तक नहीं आया और शिवराज सिंह चौहान का नहीं आया। अब जिनके नाम आए हैं वे क्यों आए हैं, ये चौंकाने वाला कदम, ये सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने या पार्टी ने क्यों किया है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है अशोक जी। एक तो पहली नजर में दिख रहा है, और सोशल मीडिया पर इस खबर के जितने कमेंट्स आप देखेंगे, चाहे मेरा ट्विटर हैंडल हो, आपका हो, फेसबुक प्रोफाइल्स हो, या बीजेपी के अपने ट्विटर हैंडल्स पर आप देखेंगे, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी हताश और निराश दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में, इसलिए 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। तो प्रथम दृष्टया ये समझ में आता है कि बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, उनके 20 साल के बीजेपी की सत्ता में रहने के कारण जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी रुझान है, 20 साल में 15 साल कमलनाथ के माइनस करके ही हमारे दर्शक याद रखें, उसे देखते हुए अब ये समझ में आ रहा है कि और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए। तो शायद मेरी जानकारी में पहली बार हो रहा है कि किसी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को एक आध बार कभी उतारा गया होगा, लेकिन 7 सांसद, उनमें से 3 केंद्रीय मंत्री पहली बार उतारे जा रहे। तो नंबर 1, पार्टी की नैया मझधार में है। नंबर 2, अब इसके साथ कई दूसरे सवाल पैदा होते हैं। एक तो यह कि इनमें से जो जितने नेता हैं, इनके अपने परिवार के कोई ना कोई लोग या तो दावेदार थे या विधायक थे। हम ग्वालियर से शुरू करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र रामू, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, वे इसी दिमनी सीट से टिकट मांग रहे थे।
या ग्वालियर पूर्व से मांग रहे थे। 2 सीटों पर उनका दावा था। कैलाश विजयवर्गीय के खुद के बेटे इंदौर 2 से विधायक हैं, आकाश विजयवर्गीय। प्रहलाद सिंह पटेल के सगे भाई जालम सिंह पटेल विधायक हैं अब तक। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने एक तो ये संदेश दे दिया है कि नेताओं के पुत्र जो सपना देख रहे हैं विधायक बनने का, वे फिलहाल अपने सपने को स्थगित कर दें। दूसरा, इन सब छत्रपों के सामने ये चुनौती भी बीजेपी ने दे दी है पार्टी की आला कमान में कि भाई आप सब लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हो तो पहले तो खुद विधायक बन के आओ। साथ में ये जिम्मेदारी भी है कि अपने अंचल में 2-4 सीटें अपने आसपास की और जितवाओ। तो ये बड़ा जोखिम भरा कदम है। पार्टी ने जिन संभावनाओं को देखते हुए किया है वो भी कोई गलत नहीं है। अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पार्टी हार सकती है चुनाव, तो एक उपाय ये हो ही सकता है, सांसदों को चुनाव लड़ाना कोई गलत काम तो है नहीं, पहले भी लोग लड़ते रहे। एक और, रीति पाठक का टिकट हुआ है सीधी से। वहां के जो विधायक थे केदारनाथ शुक्ल, ये वो शुक्ला जी हैं जिनके विधायक प्रतिनिधि ने, प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी पर लघु शंका की थी, पेशाब किया था, हम सब जानते हैं, उनका टिकट कटा है। तो सांसदों को उतारने के पीछे 2-3 जो संदेश थे वो मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ असली जो संदेश है वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, ऐसा इससे लगता है। उनके बराबर के कद के इतने बड़े लोग मैदान में उतार दिए गए हैं। इनमें से जब चुनाव जीत जाएंगे, अगर ये लोग जीत गए, जीतेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे, आ रहे हैं, जनता तय करेगी, लेकिन हाँ जिताऊ तो है ही। अगर ये लोग जीत के आ गए तो विधायक दल की बैठक में क्या परिदृश्य होगा, क्या समय बंधेगा, आप सोचकर देखिए। उसमें अगर आपकी बात को जोड़ लिया जाए, शिवराज सिंह चौहान को मान लीजिए अंततः टिकट ना मिले और ये लोग जीत के आए और शिवराज सिंह चौहान वहां ना हो, तो मजेदार दृश्य होगा अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो। लेकिन एक बात और इसके साथ मैं सोचा, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अब प्रदेश स्तर के नेता बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं और अपना उनका एक इस तरह का स्वभाव है कि पूरे प्रदेश में उनके लोग हैं। ऐसे ही प्रहलाद सिंह पटेल, अब इमेज जो भी हो, गरम बोलते हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन प्रदेश भर में उनका अपना एक प्रभाव है। फग्गन सिंह कुलस्ते का अपने तरीके का प्रभाव है। इन लोगों को एक ही विधानसभा क्षेत्र में, या मान लीजिए कि हद से हद वहां की आसपास के 3-4 विधानसभा क्षेत्र में अगर सीमित कर दिया जाएगा तो प्रदेश में असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, केंद्र में दोनों बार से मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं और उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने को कह दिया गया है। जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी तो पहले नंबर पर उनका नाम होगा संयोजक के नाते, या प्रदेश अध्यक्ष का होगा सबसे ऊपर तो। लेकिन जब ये लोग अपने अपने क्षेत्र में सीमित हो जाएंगे, और चुनावी राजनीति इतनी आसान नहीं होती कि नरेंद्र सिंह तोमर अपना डिमनी छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश की चिंता करें। उनकी पहली चिंता तो यही होगी ना कि मैं खुद तो चुनाव जीत जाऊं, तब तो मुख्यमंत्री बनूंगा या सरकार बनेगी। तो बीजेपी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, ये दुधारी तलवार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सूची में कई और संकेत भी हैं अशोक जी। इसमें एक बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को संतोष करने के कारण इस सूची में है। पहली सूची में उनके खासम खास रणवीर जाटव का टिकट कटा था, लेकिन इस सूची में इमरती देवी जो उपचुनाव हारी थी, इसके बावजूद उन्हें टिकट दिलाने में, इसके बावजूद सिंधिया उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब रहे। मोहन सिंह राठौर भितरवार सीट पर कोई बहुत जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्हें टिकट दिला दिया सिंधिया जी ने। रघुराज कंसाना मुरैना में उन्हें टिकट दिला पाए हुए, ये संकेत सिंधिया जी के लिए संतोषजनक है। लेकिन एक ऐसा संदेश भी इस सूची में छुपा है। शाजापुर से एक अरुण नाम के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अभी 2 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहा था। उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नामर्द थे जो कांग्रेस छोड़कर हमारी पार्टी में आ गए, इसलिए हमारी सरकार है। अरुण भानावत, उनको टिकट दे दिया है, जबकि 2018 में अशोक जी वे खुद मेरे ख्याल से 30-31 हजार या 40,000 वोटों से चुनाव हारे थे, उन्हें टिकट मिल गया। तो एक तरह से ये संदेश भी दे दिया पार्टी ने कि अगर आप सिंधिया के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो भी टिकट मिल जाएगा। या फिर ये कहा है कि महाराज को नामर्द कहने का इनाम मिला है? ये भी हो सकता है, उन्हें गाली देने का, उन्हें अपशब्द कहने का इनाम मिला हो, और ये प्रक्रिया आगे लोकसभा चुनाव तक भी चुनौती बनी रहेगी। केपी यादव भी बहुत कुछ कह चुके हैं गुना शिवपुरी के सांसद सिंधिया जी को। उनका टिकट भी अगर बीजेपी नहीं काटेगी तो ये फिर से साबित हो जाएगा
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन बीजेपी को बुरा नहीं लगेगा, पार्टी टिकट देती रहेगी। तो फिलहाल दो तीन चीजें इस दूसरी सूची से लग रही हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी बहुत नहीं थे, और एन चुनाव की बेला में उन्हें यह समझ में आ रहा है कि सत्ता विरोधी जो रुझान है वो अकेले हो सकता है, मुख्यमंत्री के चेहरे से हो, तो हम पांच और विकल्प, पांच चेहरे और पोस्टर में लगा देते हैं कि इनमें से भी कोई हो सकता है मुख्यमंत्री। और अब तक किसी एक भी बड़े नेता ने यह बयान नहीं दिया पत्रकारों के सवालों के जवाब में भी कि शिवराज ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से ऐसे संदेश बार बार दिए जा रहे हैं खुलेआम। मेरे चैनल पे ही राकेश भाई, मेरे चैनल पे ही दिग्विजय सिंह ने एकदम साफ कहा था कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई और दावेदार है ही नहीं। बिल्कुल, हम दिग्विजय सिंह के कहे को भी छोड़ दें, वे तो चलिए मध्य प्रदेश में है और वे कमलनाथ से कभी भी कोई टकराव नहीं करते, बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन उससे बड़े संदेश 21 जुलाई ग्वालियर की आम सभा, प्रियंका गांधी, उनका सीधा बयान, कमलनाथ जी जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो इन दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ा दीजिए। दूसरा, अभी 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कमलनाथ की और रणदीप सुरजेवाला की। हमारे एक पत्रकार साथी ने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सुरजेवाला ने कहा आपको दिख नहीं रहा मंच पर कौन बैठा है, ऐसे इशारा करते हैं। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और किसी तरह के संदेश की जरूरत है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे मध्य की सरकार बनती है तो। और इसके बरक्स कांग्रेस में, आप बीजेपी में देख लीजिए, देखा जाए तो असमंजस, भ्रम, ऊहापोह की स्थिति भाजपा में अब पैदा कर दी है, और वो भी पार्टी ने की है, कोई पत्रकारों ने पैदा नहीं कर दी। पार्टी खुद ये परिदृश्य बना रही है कि न जाने कौन होगा मुख्यमंत्री और कोई भी हो सकता है। तो वो शिवराज सिंह को असुरक्षित करने की कोशिश है एक तरह से। एक कटघरे की आपने बात की, तो लोकसभा भी एक कटघरा, राज्यसभा भी एक कटघरा होता है, संसद भी। और उस कटघरे में हम लोगों ने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत दिनों के बाद सोनिया गांधी जी के बगल में बैठे थे। अच्छा, अब संयोग हो प्रयोग हो जो भी हो, उसी समय कई सारे सिंधिया जी के टंडन साहब और कई सारे बहुत प्रिय समर्थक जो थे वो लौटकर कांग्रेस में आ गए। तो आपके प्रदेश में ही और दिल्ली में भी चर्चा शुरू हुई इस बात की कि क्या सिंधिया जी भाजपा से लौटने वाले हैं कांग्रेस में, या इस तरह की आपको क्या लग रहा है? उसका कोई अर्थ है उस तस्वीर का? वैसे तो सच बात यह है कि वो तस्वीर, वो कुछ क्षण, वो अवसर संयोगवश आया था। वहां वे बैठे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हैं अधीर रंजन चौधरी, वे उठकर चले गए मंच के कार्यक्रम में। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ संकेत किया, सोनिया जी ने उनको बैठने के लिए कह दिया। फिर भी राजनीति में तस्वीरों के भी मायने होते हैं, राजनीति में एक दूसरे से हाथ मिलाने के, राजनीति में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने के भी मायने हम और आप तलाशते हैं। बॉडी लैंग्वेज अखबारों की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में एक शब्द चला है, ये शब्द तो तब आया था जब अटल मुशर्रफ की वार्ता हुई थी आगरा में, शिखर वार्ता, तब सबसे पहले भारत की राजनीति में और पत्रकारिता में बॉडी लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। मैं भी था उस अटल मुशर्रफ समिट में आगरा में। तो हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान से कैसे हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते, ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी या राहुल गांधी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो तस्वीर चर्चा गर्म करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन क्या सचमुच ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में इस स्थिति में है कि मोदी शाह की भाजपा को छोड़कर वे कांग्रेस में जाने का जोखिम ले सकते हैं? एक तो ये कांग्रेस लेगी, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। क्या सचमुच ज्योतिरादित्य सिंधिया में ये साहस है कि जिस नरेंद्र मोदी की सरकार के घटक दलों में ईडी, सीबीआई और सारे जितनी जांच एजेंसियां हैं वे सब गिनी जाती हैं, एनआईए तक, उसे छोड़कर, उस पार्टी, उस गठबंधन को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या ये दुस्साहस कर सकते हैं कि वे कांग्रेस में आ जाएं? मेरा उत्तर होगा नहीं। वे इतना जोखिम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि अभी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी का कोई ऐसा पराभव होने नहीं जा रहा है कि ये कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। एक कारण तो ये। अब इसका दूसरा पहलू, क्या सोनिया गांधी के साथ बैठने मात्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुल सकते हैं? इसका उत्तर भी मेरी तरफ से ना में ही होगा, क्योंकि मैं 6-7 महीने, 8 महीने की जो घटनाएं देख रहा हूं, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मुखर होकर यूपीए की सरकार, कांग्रेस के 60 साल 70 साल को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जिस तरह से वे कटघरे में खड़ा करते हैं। अभी अशोक जी 10 दिन, 3 या 4 दिन पहले
अरुणाचल प्रदेश में कुछ विमान सेवाओं का विस्तार का अवसर था, वहां भी उन्होंने यही राग अलापा कि इस देश में कोई काम नहीं हुआ विमानन के क्षेत्र में। ज्योतिरादित्य सिंधिया भूल गए वे खुद विमानन मंत्री थे यूपीए की सरकार में। उनके कैलाशवासी पिताजी विमान नागरिक उड्डयन मंत्री थे। और राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के समय आंखें तरेर कर कहा, उससे मुझे नहीं लगता कि सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुल सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, जयराम रमेश का बयान सुन लीजिए, खुद राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। जयराम रमेश ने 24 कैरेट गद्दार कहा है। दिग्विजय सिंह कह चुके हैं जब तक मैं जिंदा हूं सिंधिया कांग्रेस में नहीं आ सकते। कमलनाथ, जिनको सरकार खोने का गम जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा, और वाकई में बहुत बड़ी बात होती है चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री सत्ता गंवा दे अपनी पार्टी के व्यक्ति की के दल बदल से, तो ये सब लोग कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं आने दे सकते। ये तो राहुल गांधी के घर के सामने धरने बैठ जाएंगे कि अगर राहुल को आप लाएंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। वो स्थिति, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आप लाएंगे वो स्थिति हो सकती है। तो मेरा उत्तर यह है, मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी के संकेत नहीं दिखते। लेकिन उनके जो साथी कांग्रेस में लगातार आ रहे हैं, ऐसे लोग जिनको उनका बहुत करीबी समझा जाता था, और आप जानते हैं कि सिंधिया की जो कुर्बतें हैं, जो करीबी लोग हैं उनके, वो विचारधारा वगैरह से नहीं, वो व्यक्तिगत निष्ठा जो होती है, जो सामंती समाज से चली आ रही है, उस तरह की निष्ठा के चलते हैं। अपने ग्वालियर के भी एक विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो, कहा क्या जाता है, हम सब ने देखा है पैरों में किस तरह से पड़ जाते हैं कि जहां महाराज रहेंगे वहां हम रहेंगे। तो वो इस तरह के लोग हैं। उनके कांग्रेस में आने का क्या मतलब रहा है? क्योंकि काफी लोग आए हैं, एक आध लोग आते राकेश भाई तो कोई बात नहीं थी, मतलब वो पूरा रेला आ रहा है लगातार। बिल्कुल आ रहा है। एक नाम आपने लिया था, टंडन, प्रमोद टंडन उनका पूरा नाम है। वे इंदौर जैसे महानगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौर में और माधवराव सिंधिया के दौर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे। वे माधवराव सिंधिया के भी बड़े निकट थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी थे। उन्होंने भी बीजेपी छोड़ी है और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी संख्या में नेता छोड़कर जा रहे हैं। अब जो बचे हैं उनके साथ, वे या तो व्यवस्था में बचे हैं कि आप महाराज को छोड़ नहीं सकते, जो आपने कहा कि एक वफादारी का रिश्ता निभाने के लिए, और मैं इसको इसको मानता हूं कि वे ठीक कर रहे हैं, वे रिश्ता निभा रहे हैं अपने महाराज से, अपने मित्रता से, अपने नेता से। मित्रता तो इनमें से किसी से नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो मित्रता नहीं निभाई राहुल गांधी के साथ। मैं जब उनके सिंधिया के समर्थकों, उनके अनुयायियों की वफादारी की तुलना करता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मित्रता से राहुल गांधी के साथ, तो उन्होंने तो अपनी मित्रता नहीं निभाई। मेरे लिए ये लोग ज्यादा बेहतर दिखते हैं जो आज भी उनके साथ खड़े हैं। अब सवाल ये है, ये लोग अब खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? एक तो ये कि उपचुनाव में जीत कर आए, मंत्री बन गए, जब तक सरकार है तब तक मंत्री रहेंगे, महाराज दोबारा टिकट दिलाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अभी कुछ लोग बाकी हैं, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि सब लोग उपचुनाव में जीते थे। गोविंद राजपूत, इनको टिकट क्यों नहीं महाराज अभी तक दिलवा पाए? 2 बार 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं, फिर भी इनमें से कोई उनका साथ नहीं छोड़ेगा। जो लोग छोड़कर गए हैं उनके सामने तात्कालिक कोई नुकसान नहीं था कि मंत्री पद चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, गनमैन चला जाएगा, फॉलो पायलट चले जाएंगे, वो नुकसान नहीं था। एक को छोड़कर, वीरेंद्र रघुवंशी वर्तमान विधायक थे, वो भी मंत्री नहीं थे, उन्होंने साथ छोड़ा है। वे वैसे भी सिंधिया का साथ पहले ही छोड़ चुके थे। उनका साथ छोड़कर ही तो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए थे और एमएलए बने थे वीरेंद्र रघुवंशी। अब बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में चले गए। तो कुल मिलाकर सिंधिया जी अपनी चुंबक से, अपने गोंद से अपने लोगों को चिपका के नहीं रख पा रहे हैं, ये उनकी नाकामयाबी है। जो लोग जा रहे हैं वे अपने भविष्य की राह देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, भले टिकट न मिले, सरकार बन गई तो कहीं निगम मंडल में एडजस्ट हो जाएंगे। महाराज तो 3 साल में दल बदल करने के बावजूद अपने लोगों को निगम मंडलों में, एल्डरमैन, नगर निगमों में कहीं एडजस्ट नहीं करा पाई। इसलिए मुझे लगता है कि अभी सिंधिया का साथ छोड़ने वालों की संख्या और बढ़ेगी। अभी तो मात्र 78 सीटों के नाम घोषित हुए हैं, 230 की विधानसभा है। जब पूरे नाम घोषित हो जाएंगे तब देखेंगे। इस पे अगर ये जोड़ लिया जाए कि कांग्रेस में जिस तरह से इस समय भीड़ लगी हुई है, कोई 100 गाड़ी लेके आ रहा है, कोई 1000 गाड़ी लेके आ रहा है, कोई 500 गाड़ी लेके आ रहा है, इसका एक पक्ष तो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे आपके जैसे लोग जो जमीन की राजनीति जानते हैं, जो जानते हैं कि खाला का घर नहीं होती हैं पार्टियां, वहां पे हमारे भोजपुरी में एक शब्द कहते हैं अणसा भी होता है कि भाई आपका टिकट बिल्कुल पक्का है, उस पार्टी से कोई आ गया टिकट का दावेदार तो फिर
चिढ़ भी लगती है, जो लगातार आपका शत्रु रहा हो, जिससे 4-4 इलेक्शन से आप लड़ रहे हो, वो अचानक आपके बगल में आके बैठ जाए तिरंगा झंडा लेके कांग्रेस का, तो दिक्कत तो होती है। तो कांग्रेस के ऊपर कितना असर पड़ेगा जिस तरह से ये भीड़ आ रही है, क्योंकि कुछ सुगबुगाहट, कुछ स्वर तो धीरे धीरे सुनाई दिए, बड़ा कोई स्वर सुनाई नहीं दिया है। देखिए, बड़ा स्वर तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है इन दल बदलुओं के कांग्रेस में आने से। मैंने आपको शायद पिछले बातचीत में बताया था कि कांग्रेस कार्यालय पर होर्डिंग लगे हुए थे बाकायदा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार हैं, तो जिन लोगों ने अब कांग्रेस में आ रहे हैं, जो 18 में जो हारने का कारण बने थे, वो गद्दार क्यों नहीं कहला सकते। तो कांग्रेस में भी ये सुगबुगाहट होगी। अगर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी से आए लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, तो फिर कांग्रेस के भी निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी छोड़ेंगे, उसमें भी बगावत होगी। अभी तो एक भी सूची कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है, एक भी। 230 में से 23 भी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है कांग्रेस। तो हमें इंतजार करना होगा कि इन दल बदलुओं में से कांग्रेस कितने लोगों को टिकट देती है। उनमें से ऐसे कौन से टिकट होंगे जहां सचमुच कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता दावेदार रहा हो, उसका जब टिकट कटेगा तब क्या हालत होगी। क्या वो उस समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएगा? लेकिन कांग्रेस में निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत भगदड़ मचेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और सवाल राहुल भैया को लेकर था। पिछले चुनाव बहुत बुरी तरह से वो हारे हैं। बघेलखंड क्षेत्र में आपने दर्शकों को बताया ही था कि कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा था, लेकिन इस बार राहुल भैया को मैं देख रहा हूं कि जितना महत्व मिलना चाहिए उससे ज्यादा महत्व मिल रहा है। दूसरा, उनकी सभाओं में लोग भी आ रहे हैं। इस समय जो जन आक्रोश यात्राएं निकल रही हैं, मैंने देखा उस क्षेत्र की यात्राओं में अच्छी खासी भीड़ मुझे दिखाई दी, और मेरे जो लोग वहां रहते हैं उनसे बात करने में लगा कि इस बार बघेलखंड में कांग्रेस शायद वैसे साफ न हो उसमें, क्योंकि दिग्विजय सिंह ये बात बार बार कह चुके हैं कि मैं 78 बरस का हूं, वो 80 बरस के हैं, तो इसके बाद सारा समय युवाओं का ही है। तो जो अगली पीढ़ी, जिसमें हम अरुण यादव को देखते हैं, या राहुल भैया को कभी देखा जाता था, इधर देखना बंद हो गया था, या ऐसे ही कुछ और लोग, तो आपको क्या लगता है कि बघेलखंड की राजनीति में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? उसमें सीधी से लोकसभा जो सांसद हैं उनको आपने नाम लिया, रीता पाठक जी को टिकट भी दिया गया, तो आपको कुछ बघेलखंड का कुछ परिदृश्य बदलता हुआ लग रहा है? देखिए, अभी तक जो ओपिनियन पोल वगैरह आ रहे हैं, मैं एक दो चैनल्स पर था, वहां उन लोगों ने, जिन एजेंसियों ने ओपिनियन पोल किए थे, उसमें ये मध्य भारत क्षेत्र छोड़कर, हमारा भोपाल विदिशा के आसपास, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इसे छोड़कर जो यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ा गड्ढा बताया गया अभी तक के ओपिनियन पोल्स में। लेकिन जो बढ़त सबसे ज्यादा दिख रही है वो ग्वालियर चंबल संभाग के बाद दूसरे नंबर पर महाकौशल और बघेलखंड है। अजय सिंह राहुल भैया के साथ दुर्योग ये है कि वे लगातार पिछले 2 चुनाव हार गए। पहले विधानसभा चुनाव हारे, फिर 2019 का लोकसभा भी हार गए। रीति पाठक उनका नाम है, जिनसे वे चुनाव हारे थे। अब संयोग ये है कि उन्हीं रीति पाठक को विधानसभा का टिकट दे दिया है पार्टी ने, उसी सीट से। तो कांग्रेस के सामने और राहुल भैया के सामने ये चुनौती होगी। ये इस बार का चुनाव उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न होगा। ये बात भी सही है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा और उसकी तुलना में जन आक्रोश यात्रा, जब आप दोनों यात्राओं को देखते हैं तो एक बात तो ये समझ में आती है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है। तो शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी नेताओं की जो जन आशीर्वाद यात्राएं हैं, उसमें भीड़ जुटाने का काम प्रशासन भी कर रहा है, पुलिस भी कर रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, लाडली बहनें हैं, पंच है, सरपंच है, ग्राम सहायक है, कोटवार हैं, सब लग जाते हैं। और स्वाभाविक है, कोई भी सरकार हो ऐसा होता है। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ 20 साल से सत्ता में नहीं है, 15 साल छोड़ दें। अगर उसकी जन आक्रोश यात्राओं में इतनी भीड़ आ रही है, लोग स्वतः स्फूर्त होकर आ रहे हैं, तो यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। और वही संदेश बघेलखंड में भी देखने को मिला है। राहुल सिंह, अजय सिंह राहुल भैया जहां जहां यात्राओं में गए, वहां उनको अच्छी खासी भीड़ मिली है। अब वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये तो मतदान के समय पता लगेगा। लेकिन उनके लिए भविष्य का सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण चुनाव ये होगा, अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो जो आपने पीढ़ियों के बदलाव की बात कही, अब जो पीढ़ियों का अंतरण होने जा रहा है कांग्रेस में, होगा ही। 1 आध साल में ये होना ही है। ये पीढ़ी परिवर्तन अब होना ही है। अब गद्दी पर नए लोगों को आकर बैठना है। उसमें जो प्रमुख नाम है, उनमें से अरुण यादव, अजय सिंह राहुल भैया, जयवर्धन सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनके दिग्विजय सिंह के सुपुत्र, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, ये जो नई पीढ़ी है, अब आगे चल के अगले 10 साल की मध्य प्रदेश की राजनीति के चेहरे यही लोग होंगे। लेकिन जब तक और राकेश भाई, इस पीढ़ी में सबसे सीनियर जो है वो राहुल भैया ही है मेरे ख्याल से। हाँ, इस पीढ़ी में जितने नाम हम लोगों ने लिए, इनमें सबसे सीनियर राहुल भैया ही हैं। वो दिग्विजय सिंह की सरकार में शुरू से मंत्री रहे,
उस वक्त वे जीतते रहे थे, अर्जुन सिंह के सुपुत्र हैं, तो एक उनके पास एक विरासत भी है राजनीति की। लेकिन अगर आपको चुनाव की राजनीति में और सत्ता की राजनीति में बने रहना है, तो चुनाव जीतना पहली जिम्मेदारी है आपकी। तो अजय सिंह अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो वे एक बार फिर से हाशिए से उठकर मुख्य धारा में, मुख्य पृष्ठ पर आ सकते हैं। आखिरी सवाल लेते हैं राकेश भाई। केंद्रीय राजनीति जो हमारी है, दिल्ली की राजनीति है और मध्य प्रदेश की राजनीति है। राहुल गांधी भी गए वहां सभा की, उसके तुरंत बाद ये पहली बार ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के पीछे पीछे नीतियां लागू हो रही हैं। तो राहुल गांधी गए, सभा किए और उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने वादे पूरे करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, दो बातें कही। एक तो ये कहा कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे हैं, कि दूसरी बात ये कही कि कांग्रेस अपने वादे कभी नहीं पूरे करती है, झूठ बोलती है। उसके बाद राहुल गांधी का एक और बयान आया जिस पर दूसरी वजहों से थोड़ा शोर हुआ। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 100% श्योर बताया कि वहां हम जीत रहे हैं, और राजस्थान में उन्होंने कहा कि वहां हम संघर्ष में हैं या वो जीतने वाले हैं, या जिस तरह से कुछ उसको लेके राजस्थान के लोगों में नाराजगी भी है। दिल्ली के पत्रकार उसका अपना अलग अलग अर्थ भी निकाल रहे हैं। मोदी जी अगर इसी भाषा का प्रयोग करते रहे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जब होता है तो बहुत क्लियर होता है कि लोगों को स्थानीय जो सरकार है उसकी असफलताएं याद होती हैं कि मामा ने ये कहा ये नहीं दिया, मामा ने ये कहा ये नहीं दिया। तो उसमें अगर मोदी जी सकारात्मक भाषण देने की जगह नकारात्मक भाषण इस तरह से देते रहेंगे, जैसा कि वो कर्नाटक में भी कर चुके हैं, कई जगहों पर सफलतापूर्वक, कई जगहों पर असफलतापूर्वक कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में उसका क्या असर होगा? जनता का जिस तरह का मूड है उसको उसके साथ रख के देखा जाए तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपनी एक बहुत जोखिम भरी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उनके खाते में कर्नाटक और हिमाचल की हार लिखी है। कर्नाटक में भी उन्होंने सब कुछ किया था, सारे प्रयास किए थे, सारी रैलियां की, क्या नहीं किया। इसके बावजूद 30 सीटों पर तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई है कर्नाटक में। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में आते हैं, यहाँ आने का उनका सिलसिला ये है कि अभी हाल फिलहाल के अवसर पर 6 बार आ चुके हैं, कुल तो 33 बार आए हैं मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल में। आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में देश के प्रधानमंत्री का 33 बार आना बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। अब उनकी जो कल की सभा थी उसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। उनकी जो सबसे चहेती योजना है लाडली बहना योजना शिवराज की, उसका जिक्र नहीं किया, जबकि अपने महिला आरक्षण और महिला नीतियों का खूब बखान करते रहे। उनके सामने चुनौती ये है कि मध्य प्रदेश में अगर वे हारते हैं तो 2024 में जो चुनाव होना है उसके लिए उनकी संभावनाएं धुंधली हो जाएंगी। इसके उलट जो आपने राहुल गांधी की बात कही, वो राहुल गांधी राजनीतिक ईमानदारी की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं। राजनीति में इतना ईमानदार होने की जरूरत नहीं होती। जिस देश की राजनीति में अमित शाह जैसे लोग हर विधानसभा में कहते हैं कि हम तो पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, कर्नाटक में भी कह रहे थे 150 सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में 200 के टारगेट से तो शुरू किया था अमित शाह ने कहना कि 200 सीटों का, इस अब की बार 200 पार, और अब आ गए अपने सांसद और मंत्रियों को चुनाव लड़ाने से। राहुल गांधी की राजनीतिक ईमानदारी ये है कि राजस्थान, हम और आप भी थे राजस्थान में, हम 3 दिन थे, आप 2 दिन थे, हम लोगों ने भी बात की है। राहुल गांधी ने गलत कुछ नहीं कहा, पर ये कहा नहीं जाता है राजनीति में जो उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं और राजस्थान में करीबी मुकाबला है। ये बताता है कि राहुल गांधी के पास भी पर्याप्त सूचनाएं जमीनी धरातल से पहुंच रही हैं। सूचनाएं नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंच रही होंगी। लेकिन वो जो आपका प्रश्न है कि अगर इसी स्तर का भाषण देते रहे तो क्या होगा, मेरा ऐसा मानना है कि कल के उनके भाषण को सामान्य मध्यम वर्गीय समाज से लेकर मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने उचित नहीं माना कि अगर आप कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों के हाथों चलने वाली पार्टी बताएंगे तो कौन स्वीकार करेगा। 45 मिनट कांग्रेस को समर्पित करेंगे, आप अपनी तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हताशा बताने वाले काम है कि आप अपनी तो कोई बात कर नहीं रहे, अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे, उसकी सबसे ज्यादा ब्लू आइड बेबी वाली जो योजना है उसका नाम नहीं ले रहे, कांग्रेस को ही सिर्फ कोसने का काम कर रहे हैं। तो ये ब्रांड नरेंद्र मोदी पर भी संकट पैदा करने वाली चीजें हैं और मध्य प्रदेश से संकट को बढ़ाते हुए दिख रहा है। अभी हम नहीं जानते आगे चलकर क्या होगा, लेकिन ये अब तीनों राज्यों में सबसे बड़ी समर भूमि मध्य प्रदेश ही बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दौरे और बढ़ने वाले हैं, वर्चुअल भी होते रहे, उनके ऑनलाइन वे भाषण देते रहे। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को पूरा टेक ओवर कर लिया है। आज की तारीख में शिवराज सिंह और बीडी शर्मा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इनके हाथ में कोई कमान नहीं है चुनाव की। कैलाश विजयवर्गीय ने गलत नहीं कहा कि उन्हें नहीं पता था उनको चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है। हो सकता है शिवराज सिंह को भी ना मालूम हो
कि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि असली चुनौती मोदी शाह के नेतृत्व को लेकर है ना, आधुनिक चाणक्य तथाकथित और अवतारी नरेंद्र मोदी। यहां अगर हारते हैं तो उन दोनों के राजनीतिक कौशल पर सवाल खड़े होने लगेंगे, इसलिए वे हर तरह के कदम उठा रहे हैं। और अभी भी 2 महीने बाकी है अशोक जी, अभी और कोई बहुत बड़ा स्काई लैब गिरा सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं जी। कहीं बुधनी से अमित शाह जी या खुद मोदी जी तो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो रह गई वो उमा भारती जी। महिला आरक्षण बिल आया, उसके बाद ओबीसी को वो बीच बीच में विस्फोट करती रहती हैं, और चूंकि वो खुद ओबीसी समाज से आती हैं तो ये विरोध उनका जायज भी कहा जा सकता है। ओबीसी आरक्षण के सवाल को लेकर उन्होंने जिस तरह से बात की, आप और मैं दोनों उनके टोन से परिचित हैं, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा था कि महिला आरक्षण पे उतना जोर उनका नहीं है जितना नरेंद्र मोदी पर हमला करने का है। और टिकट तो उनको भी दिया जा सकता था, जिस सीट से वो लड़ती हैं, बड़ा मलेरा या छतरपुर की किसी भी सीट से अगर वो लड़ेंगी तो हारने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। या हम जिस भाषा में बात करते हैं कि जीतने की संभावनाएं बहुत शानदार होंगी, टिकट उनको भी नहीं दिया गया होगा। तो उमा जी कुछ कमाल कर सकती हैं। असल में उमा जी का उतना प्रभाव नहीं बचा है, लगातार मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वे बाहर हैं। बाद में वे चली गई उत्तर प्रदेश। अभी उन्होंने कहा भी है, मैं तो अब तीसरा राज्य ढूंढ रही हूँ, मैं तो देश की एकमात्र नेता हूं जो तीसरे राज्य में भी जीत सकती हूँ। उत्तर प्रदेश से विधायक और सांसद रह ली झांसी से, अब तीसरा राज्य कौन सा होगा? क्या मोदी शाह उन्हें तीसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ने की मोहलत देंगे? मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगता है ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी आरक्षण की उनकी मांग कुल मिलाकर खुद को चर्चा के केंद्र में बनाए रखने की एक कोशिश है। चूंकि एक वर्ग विशेष से वे आती हैं, उनका अपना एक प्रभाव है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब इस चुनाव में कोई बड़ा वे धमाका कर पाएंगी कि एन चुनाव से पहले कुछ दल बदल कर दें। वे कर चुकी हैं, एक बार पार्टी छोड़ चुकी हैं, अपनी पार्टी बना चुकी हैं, चुनाव लड़वा चुकी हैं, कुछ नहीं हुआ था उनके पार्टी के लोगों से चुनाव लड़ने से। बीजेपी तो फिर भी सत्ता में आई थी उस वक्त। तो कुल मिलाकर वे ये चाह रही हैं कि कम से कम चुनाव की बेला में उनके नाम का चर्चा, उनका जिक्र होता रहे। थोड़ा बहुत जो टिकट वे दिलाना चाहती होंगी, प्रीतम लोधी को वे टिकट दिला चुकी हैं, अपने एक रिश्तेदार और उनके करीबी सहयोगी हैं। उनके सगे भतीजे राहुल लोधी को टिकट मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जीता हुआ विधायक है वो। तो उमा भारती की जो कवायद है वो सिर्फ खुद को केंद्र में रखने की है, इससे अधिक मुझे नहीं दिखाई देता। मोदी शाह भी इतने कमजोर नेता नहीं है कि उन्हें उमा भारती चैलेंज करें कि मुझे कौन रोक कर दिखाएगा चुनाव लड़ने से, मैं तो चुनाव लड़ूंगी अगला। तो ऐसा चैलेंज मोदी शाह नहीं स्वीकार करते। उमा भारती कुछ भी कर लें, अगर उन्होंने तय कर लिया टिकट नहीं देना है 2024 में, तो नहीं ही देंगे वे। कुल मिलाकर उमा भारती की भूमिका सिर्फ इतनी है कि शिवराज को परेशान करती रहती हैं थोड़ा बहुत, और अपने हिस्से का सत्ता में धरातल बनाए रखना चाहती हैं। तो ऐसा ही होता है जब आप राजनीति की जगह बाकी सब कुछ करने लगते हैं, तो कई बार आपकी जो वैल्यू होती है वो न्यूसेंस वैल्यू जितनी बच जाती है। उमा भारती इसका एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन मध्य प्रदेश में इतना तो तय है कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। हम लोग तो बाहर बात करते हैं, ये जो बड़े नेता लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, कार्यकर्ता भी हैं और साथ में सरकारी एजेंसियां भी फिलहाल हैं जो रिपोर्ट्स देती रहती हैं, तो अगर उनमें खलबली मची है, अगर सांसदों को, मंत्रियों को और बाकी लोगों को टिकट देना पड़ रहा है, या इतनी बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को वहां जाना पड़ रहा है, या जो व्यक्ति 3 टर्म से मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि झोल तो है। हाँ, 4 बार इस बार भी जोड़ ही लीजिए, जब कमलनाथ की सरकार गिराकर बनाई गई थी तो 4 बार हो गया। तो जो 3.5 टर्म और 4 बार से मुख्यमंत्री है, अगर आप उसको मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ झोल तो है ही। और इस झोल के चलते मध्य प्रदेश में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि राकेश भाई ने बताया कि इसका असर कांग्रेस पर भी पड़ सकता है कि उधर से जितने लोग आ रहे हैं, अगर उनको सबको टिकट देना शुरू किया गया तो कांग्रेस के अंदर भी भगदड़ मच सकती है, यहां से लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ये सारा कुछ होता रहेगा और इस पर मैं राकेश भाई के साथ लगातार बातचीत करता रहूंगा गपशप विद डॉक्टर राकेश पाठक में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शिव जी।